वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। You're watching Civil 360, just plug in and stay UPSC ready. Today's topic is citizenship from the book Indian Polity by M. Lakshmikant. इस टॉपिक का समरी नोट्स और MCQ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो आज का हमारा विषय है सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता। देखिए, किसी भी मॉडर्न देश की तरह भारत में भी दो तरह के लोग होते हैं, सिटीजन्स और एलियंस। सिटीजन्स मतलब नागरिक वो हैं जो देश के फुल मेंबर्स होते हैं। हाँ, और उन्हें सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ है एलियंस, यानी कि विदेशी, जो किसी और देश के नागरिक होते हैं और यहाँ रह रहे होते हैं। जी, और इसमें भी मतलब एलियंस में भी दो कैटेगरीज होती हैं, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस वो हैं जिनके देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। और एनिमी एलियंस? एनिमी एलियंस उन देशों के नागरिक होते हैं जिनका भारत के साथ मान लीजिए कोई वॉर चल रहा हो। उनको फ्रेंडली एलियंस के मुकाबले कम अधिकार मिलते हैं। अच्छा, जैसे? कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल? हाँ, जैसे आर्टिकल 22 है हमारा, जो अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। ये प्रोटेक्शन एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं है। ये एक काफी बड़ा डिफरेंस है। सिक्योरिटी रीजन से ये जरूरी भी समझा जाता है। बिल्कुल सही। तो ये तो हुई एलियंस की बात। अब आते हैं सिटीजन्स पर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारतीय सिटीजन्स को कुछ स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस देता है जो एलियंस को नहीं मिलते। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, जैसे आर्टिकल 15 जो कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राइट, ये स्टेट के खिलाफ प्रोटेक्शन है। जी। फिर है आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अफसर की समानता, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये भी सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। और आर्टिकल 19 तो बहुत ही क्रूशियल है ना? हाँ, आर्टिकल 19 तो 6 फ्रीडम्स देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन। ये सब सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलते हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स 29 और 30 भी हैं जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स देते हैं माइनॉरिटीज को। वो भी सिटीजन्स के लिए ही है। सही कहा। और पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में वोट डालने का अधिकार, मतलब राइट टू वोट, ये सिर्फ सिटीजन्स का है। और सिर्फ वोट डालना ही नहीं, बल्कि चुनाव लड़ने का अधिकार भी। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप के लिए कंटेस्ट करना। एग्जैक्टली। और कुछ खास पब्लिक ऑफिसेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, जो सिर्फ सिटीजन्स ही होल्ड कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। ये लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। जरूर। अच्छा, इन अधिकारों के साथ साथ सिटीजन्स की कुछ ड्यूटीज भी हैं टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट। हाँ, जैसे टैक्सेस पे करना, हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना। ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिस्टेड है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने पहले बताया था, प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी को लेके भारत और यूएसए के कंपैरिजन में। हाँ, वो ये कि भारत में चाहे कोई जन्म से नागरिक हो, सिटीजन बाय बर्थ, या फिर बाद में उसने नागरिकता हासिल की हो, मतलब नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो, दोनों ही प्रेसिडेंट के पद के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। वहां प्रेसिडेंट बनने के लिए आपका नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना जरूरी है। ये दिखाता है कि भारत का अप्रोच ज्यादा इंक्लूसिव है इस मामले में। डेफिनेटली। तो ये हुई सिटीजनशिप के मीनिंग और इम्पोर्टेंस की बात। अब जरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ और क्या दिया गया है सिटीजनशिप के बारे में? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है जिसमें आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक दिए गए हैं। ये सिटीजनशिप से डील करते हैं। पार्ट 2, आर्टिकल्स 5 to 11। ओके। पर एक बात समझनी जरूरी है, ये जो आर्टिकल्स है ना, ये कोई परमानेंट या एग्जॉस्टिव प्रोविजंस नहीं है सिटीजनशिप को लेके। अच्छा, तो फिर ये क्या करते हैं? ये आर्टिकल्स बेसिकली सिर्फ उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पर, यानी जनवरी 26, 1950 को भारत के नागरिक बने। उस मोमेंट पर कौन सिटीजन था ये बताते हैं। मतलब ये आगे के लिए रूल्स नहीं सेट करते कि बाद में सिटीजनशिप कैसे मिलेगी या जाएगी। एग्जैक्टली। वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी है।
आर्टिकल 11 साफ कहता है कि पार्लियामेंट को सिटीजनशिप के एक्विजिशन और टर्मिनेशन और उससे जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाने की पूरी शक्ति होगी। तो पार्लियामेंट ने इस पावर का इस्तेमाल किया होगा? जी हाँ, बिल्कुल। इसी पावर के तहत पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 इनैक्ट किया और इस एक्ट को टाइम टू टाइम अमेंड भी किया गया है जैसे जरूरत पड़ी। ओके, तो पहले हम उन कैटेगरीज को देख लेते हैं जो आर्टिकल 5 से 8 के तहत 26 जनवरी 1950 को सिटीजन बने। कौन थे वो लोग? हाँ, मोटे तौर पर 4 कैटेगरीज के लोग थे जो उस दिन भारत के नागरिक बने। पहला, वो व्यक्ति जिसका भारत में डोमिसाइल था, मतलब वो भारत को अपना स्थायी घर मानता था और साथ में 3 में से कोई एक कंडीशन पूरी करता हो। वो कंडीशंस क्या थी? या तो वो खुद भारत में पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में ऑर्डिनरीली रेजिडेंट रहा हो। ठीक है, ये हुई पहली कैटेगरी, डोमिसाइल वाली। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की थी जो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट होकर आए थे। पार्टीशन के समय ये हुआ था। उनके लिए शर्त थी कि वो खुद या उनके माता पिता या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों। और माइग्रेशन की डेट का भी कुछ था शायद? हाँ, उसमें कट ऑफ डेट थी जुलाई 1948। अगर कोई इस डेट से पहले माइग्रेट हुआ और तब से भारत में ही रह रहा है तो वो सिटीजन बन गया। और अगर जुलाई 1948 को या उसके बाद आया तो उससे सिटीजन बनने के लिए रजिस्टर कराना पड़ता था और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी था। ओके, ये हो गई दूसरी कैटेगरी, पाकिस्तान से भारत आने वालों की। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की थी जो मार्च 1, 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में रीसेटलमेंट के लिए भारत लौट आए। अच्छा, जो वापस आ गए। हाँ, उनके लिए भी जरूरी था कि वो एप्लीकेशन देने से पहले 6 महीने भारत में रहे हों। और चौथी कैटेगरी उन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIOs की थी जो भारत से बाहर रह रहे थे, मतलब वो खुद या उनके माता पिता या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, लेकिन वो किसी और देश में रह रहे थे। तो उन्हें कैसे नागरिकता मिली? उन्होंने जिस देश में वो रह रहे थे वहां भारत के डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के पास खुद को सिटीजन के रूप में रजिस्टर कराया हो। समझ गया। तो ये 4 मेन कैटेगरीज थीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पर सिटीजन्स बने। आर्टिकल्स 5, 6, 7 और 8 इनको कवर करते हैं। जी, और आर्टिकल 9 एक इम्पॉर्टेंट बात कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से वॉलंटियरली किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, मतलब नो ड्यूअल सिटीजनशिप। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 10 कहता है कि जो भी व्यक्ति इन प्रोविजंस के तहत भारत का नागरिक है वो नागरिक बना रहेगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट कानून बनाकर नागरिकता की शर्तों को बदल सकती है। और आर्टिकल 11 तो हमने डिस्कस कर ही लिया, वो पार्लियामेंट को पावर देता है कानून बनाने की। हाँ, तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की जो पार्लियामेंट ने बनाया। राइट, ये एक्ट बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद सिटीजनशिप कैसे अक्वायर की जा सकती है और कैसे लूज हो सकती है। बिल्कुल, इस एक्ट ने शुरू में कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का भी प्रोविजन रखा था, पर उसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 से हटा दिया गया। अच्छा, तो अब आते हैं मेन पार्ट पर, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू द 1955 एक्ट। कितने तरीके हैं? एक्ट में 5 तरीके बताए गए हैं नागरिकता अक्वायर करने के: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ओके, एक एक करके समझते हैं। पहला है बाय बर्थ, जन्म से। इसमें क्या प्रोविजंस हैं? देखिए, बाय बर्थ के रूल्स टाइम के साथ काफी बदले हैं, अमेंडमेंट्स हुई हैं। इनिशियली 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति सिटीजन था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स नेशनैलिटी। अच्छा, मतलब जगह के आधार पर जूस सॉली। हाँ, लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद इसमें बदलाव आया। तब ये शर्त लगी कि जन्म के समय उसके माता पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ये क्यों किया गया? इलीगल इमिग्रेशन का इशू था? हाँ, ये एक बड़ा कारण था। फिर दिसंबर 3, 2004 के बाद रूल्स और स्ट्रिक्ट हो गए। अब क्या है रूल्स? अब भारत में पैदा हुआ बच्चा तभी सिटीजन होगा अगर उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स हों या फिर एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो।
इलीगल माइग्रेंट न हो, ये इम्पोर्टेंट क्लॉज है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? हाँ, भारत में तैनात फॉरेन डिप्लोमैट्स के बच्चे और एनिमी एलियंस के बच्चे अगर वो भारत में पैदा होते हैं तो उन्हें जन्म से नागरिकता नहीं मिलती। ओके, ये हुआ बाय बर्थ। जी दूसरा तरीका है बाय डिसेंट, यानी वंश के आधार पर। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो भारत से बाहर पैदा हुए हैं। इसमें भी रूल्स बदले हैं। पहले सिर्फ पिता की नागरिकता काउंट होती थी। अच्छा, सिर्फ पिता की। जी, 10 दिसंबर 1992 तक। उसके बाद अमेंड करके किया गया कि माता या पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक हो तो बच्चा बाय डिसेंट नागरिक बन सकता है। ये जेंडर इक्वालिटी के लिए अच्छा कदम था। और कोई शर्त? हाँ, दिसंबर 3, 2004 के बाद एक और रिक्वायरमेंट ऐड हुई कि ऐसे बच्चे का जन्म 1 साल के अंदर इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर होना चाहिए। कुछ कंडीशंस में देर से भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, पर रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी है। ठीक है। तीसरा तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन। ये किन लोगों के लिए है? रजिस्ट्रेशन कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लोगों के लिए है, जैसे कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देने से पहले 7 साल से भारत में रह रहा हो। 7 साल ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। हाँ, या कोई व्यक्ति जिसने किसी इंडियन सिटीजन से शादी की हो और एप्लीकेशन से पहले 7 साल से भारत में रह रहा हो। मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन। और इंडियन सिटीजन्स के माइनर बच्चे, या कोई व्यक्ति जिसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स के रूप में रजिस्टर्ड हों, या कोई व्यक्ति जो खुद या उसके माता पिता में से कोई इंडिपेंडेंट इंडिया का सिटीजन था और वो 12 महीने से भारत में रह रहा हो बिफोर एप्लीकेशन, और ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो 5 साल से कार्ड होल्डर हैं और 12 महीने से भारत में रह रहे हैं। तो इन सबको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। जी, और उन्हें ओथ ऑफ एलिजेंस मतलब भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी लेनी होती है। गॉट इट। चौथा तरीका है बाय नेचुरलाइजेशन। ये क्या है? नेचुरलाइजेशन यानी देशीयकरण। ये उन फॉरेनर्स के लिए है जो बाय बर्थ, डिसेंट या रजिस्ट्रेशन से कवर नहीं होते लेकिन इंडियन सिटीजनशिप चाहते हैं। इसके लिए सरकार नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट देती है, पर कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। क्या कंडीशंस हैं? पहली बात, वो किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां इंडियंस को नेचुरलाइजेशन से रोका जाता हो। उसने अपने देश की सिटीजनशिप रिनाउंस कर दी हो। वो एप्लीकेशन से पहले 12 महीने लगातार भारत में रहा हो और इन 12 महीनों से पहले के 14 सालों में कम से कम 11 साल भारत में रहा हो। वाओ, काफी लंबा रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है। 11 आउट ऑफ 14 इयर्स प्लस लास्ट 12 मंथ्स कंटिन्यूअसली। हाँ, इसके अलावा उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। उसे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी एक की एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, और उसे नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने पर भारत में रहने का इरादा रखना चाहिए। ये सारी कंडीशंस है। क्या इसमें कोई रिलैक्सेशन मिल सकती है? हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस या ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी हो तो सरकार ये कंडीशंस वेव कर सकती है। इन्हें भी ओथ ऑफ एलिजेंस लेना होता है। ओके। और 5वां तरीका है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये सिंपल है। अगर कोई फॉरेन टेरिटरी भारत का हिस्सा बन जाती है तो भारत सरकार स्पेसिफाई करती है कि उस टेरिटरी के कौन लोग भारत के नागरिक होंगे। जैसे पौंडीचेरी जब भारत में शामिल हुआ तो वहां के लोगों को सिटीजनशिप दी गई थी। हाँ, ये तो लॉजिकल है। तो ये हो गए 5 तरीके सिटीजनशिप एक्वायर करने के: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब बात करते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप की। नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 3 तरीके बताए गए हैं नागरिकता समाप्त होने के: रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। पहला है रिनंसिएशन। इसका क्या मतलब है? रिनंसिएशन मतलब स्वैच्छिक त्याग। कोई भी अडल्ट इंडियन सिटीजन जो फुल एज और कैपेसिटी का है वो डिक्लेरेशन देकर अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ सकता है। अगर ऐसा डिक्लेरेशन वॉर के दौरान दिया जाए तो सरकार उसका रजिस्ट्रेशन विथहोल्ड कर सकती है। अच्छा, और अगर कोई व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस करता है तो उसके माइनर बच्चों का क्या होता है? उसके माइनर बच्चे भी इंडियन सिटीजन्स नहीं रहते। हालांकि जब वो बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वो चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप रिज्यूम कर सकता है। ओके। दूसरा तरीका है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन तब होता है जब कोई इंडियन सिटीजन स्वेच्छा से नोइंगली किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप अक्वायर कर लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। ये आर्टिकल 9 के प्रिंसिपल पर ही आधारित है। मतलब ऑटोमेटिकली खत्म, सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये प्रोविजन भी वॉर के दौरान लागू नहीं होता। ठीक है। और तीसरा तरीका है डेप्रिवेशन। ये क्या है? डेप्रिवेशन
मतलब सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करना। ये कंपल्सरी टर्मिनेशन है और ये सिर्फ उन सिटीजन्स पर लागू होता है जिन्होंने सिटीजनशिप, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से अक्वायर की हो। बाय बर्थ सिटीजन्स पर यह लागू नहीं होता। अच्छा, सिर्फ रजिस्टर्ड या नेचुरलाइज सिटीजन्स के लिए किन ग्राउंड्स पर डेप्रिवेशन हो सकता है? इसके कई ग्राउंड्स हैं, जैसे अगर सिटीजनशिप फ्रॉड करके हासिल की गई हो, या सिटीजन ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाई हो, या वॉर के दौरान उसने अनलॉफुली एनिमी के साथ ट्रेड या कम्युनिकेट किया हो। और भी ग्राउंड्स है? हाँ, अगर नेचुरलाइज्ड या रजिस्टर्ड सिटीजन रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंदर ही किसी देश में 2 साल के लिए इम्प्रिजन हो जाए, या फिर कोई सिटीजन 7 साल से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, बिना किसी वैलिड रीजन के। तो इन ग्राउंड्स पर सरकार सिटीजनशिप छीन सकती है? जी, लेकिन प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए लॉस ऑफ सिटीजनशिप के 3 तरीके: रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर में फेडरल है, मतलब सेंटर और स्टेट्स में पावर डिवीजन है, लेकिन इसने सिटीजनशिप के मामले में यूनिटरी अप्रोच अपनाया है। यूएसए या स्विट्जरलैंड जैसे देशों में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, एक नेशनल सिटीजनशिप और एक स्टेट सिटीजनशिप। हाँ, वहाँ आप यूएस सिटीजन भी होते हैं और कैलिफोर्निया या टेक्सास के सिटीजन भी। एग्जैक्टली। पर भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कोई अलग से स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं। इसका फायदा क्या है? क्यों अपनाया गया ये सिस्टम? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पूरे देश में सिटीजन्स के लिए कॉमन राइट्स इंश्योर करना और किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकना जो स्टेट सिटीजनशिप के आधार पर हो सकता था। इससे नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी प्रमोट होती है। सभी सिटीजन्स को, चाहे वो कहीं भी पैदा हुए हों या कहीं भी रहते हों, पूरे देश में सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिलते हैं। लेकिन क्या इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, जहां रेजिडेंस के आधार पर कुछ प्रेफरेंस दिया जाता हो? हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे आर्टिकल 16 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रेजिडेंस को एक कंडीशन बना सकती है। ये स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। अच्छा, ये केवल पार्लियामेंट कर सकती है? जी। दूसरा, आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन रोकता है, वो रेजिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट नहीं करता। इसलिए स्टेट्स अपने रेजिडेंट्स को एजुकेशन फीस में कंसेशन दे सकते हैं या इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दे सकते हैं। ये देखने को मिलता है कई स्टेट्स में। हाँ, तीसरा, आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेसिडेंस है, उस पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, उनके डिस्टिंक्ट कल्चर और लैंड्स को बचाने के लिए। राइट। और पहले जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस थे, जो अब नहीं है। हाँ, आर्टिकल 370 हटने के बाद 2019 से वो स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया। तो अब पूरे भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रिंसिपल और मजबूती से लागू होता है। ठीक है, अब आखिर में बात करते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI स्कीम की। ये क्या है? क्या ये ड्यूअल सिटीजनशिप का ही एक फॉर्म है? नहीं, OCI ड्यूअल सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं है। जैसा हमने देखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 के तहत ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। OCI स्कीम बेसिकली पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIOs को कुछ बेनिफिट्स देने के लिए बनाई गई थी। इसकी शुरुआत कैसे हुई? सितंबर 2000 में सरकार ने LM सिंघवी कमेटी बनाई थी इंडियन डायस्पोरा पर स्टडी करने के लिए। उनकी रिकमेंडेशंस पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में PIOs के लिए OCI का प्रोविजन किया गया, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर। अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक्सक्लूडेड थे। हाँ, फिर 2005 में एक्ट को फिर अमेंड करके सभी देशों के PIOs को OCI एलिजिबिलिटी दी गई, जब तक उनके होम कंट्रीज डुअल सिटीजनशिप अलाउ करते हों। बाद में 2015 में PIO कार्ड स्कीम और OCI कार्ड स्कीम को मर्ज कर दिया गया और अब इसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम कहते हैं। तो OCI कार्ड होल्डर कौन बन सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो पहले इंडियन सिटीजन था, बाद में उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली, या जो 26 जनवरी 1950 को इंडियन सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल था, या जो ऐसे टेरिटरी से बिलोंग करता था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बनी, या ऐसे व्यक्तियों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। काफी वाइड एलिजिबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन्स या उनके एंसेस्टर्स अभी भी एलिजिबल नहीं है? नहीं, वो अभी भी एलिजिबल नहीं है।
ओसीआई कार्ड होल्डर्स को क्या राइट्स मिलते हैं? उन्हें मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पस लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है भारत आने के लिए। उन्हें फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर FRRO के पास रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती, चाहे वो कितना भी लंबा रुकें। उन्हें NRIs के बराबर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल फील्ड्स में पैरिटी मिलती है, एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड या प्लांटेशन प्रॉपर्टीज को छोड़कर। मतलब काफी सुविधाएं हैं, लेकिन क्या राइट्स नहीं मिलते? हाँ, ये जानना ज्यादा जरूरी है। OCI कार्ड होल्डर्स भारत के सिटीजन नहीं होते, इसलिए उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। वो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली या काउंसिल के इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते। वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ SC/HC जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते। उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 का राइट नहीं मिलता। तो बेसिकली पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। एग्जैक्टली। ये एसेंशियली एक लॉन्ग टर्म वीजा प्रोग्राम है विद सम एडिशनल बेनिफिट्स, नॉट सिटीजनशिप। OCI कार्ड को रिनाउंस भी किया जा सकता है और सरकार कुछ ग्राउंड्स पर इसे कैंसिल भी कर सकती है। किन ग्राउंड्स पर कैंसिल हो सकता है OCI कार्ड? जैसे रजिस्ट्रेशन फ्रॉड से लिया गया हो, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसअफेक्शन दिखाया हो, वॉर के समय एनिमी से कम्युनिकेट किया हो, या भारत की सॉवरेनिटी या सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, या अगर OCI कार्ड होल्डर ने रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर कोई ऐसा अपराध किया हो जिसके लिए 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। अंडरस्टूड। तो OCI इज नॉट डुअल सिटीजनशिप? बिल्कुल नहीं। ये बस ओवरसीज इंडियंस के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने का एक तरीका है। बहुत बढ़िया। तो हमने सिटीजनशिप से जुड़े प्राय सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सिटीजनशिप एक्ट 1955, एक्विजिशन और लॉस के तरीके, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट और OCI स्कीम। ये टॉपिक UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से, खासकर आर्टिकल्स 5 to 11 एक्ट के 5 तरीके एक्विजिशन के और 3 तरीके लॉस के, और सिंगल सिटीजनशिप और OCI के फीचर्स पर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अमेंडमेंट्स पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे 2003, 2005, 2015 और 2019 के अमेंडमेंट्स। ये था आज का UPSC बुक इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल NCERTs, M लक्ष्मीकांत, RS शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।